गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम कल बात कर रहे थे लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में। कल हमने बात की थी कि जो प्रमुख फैसले हैं वो निर्वाचित नेताओं के हाथ में ही होने चाहिए। आज हम बात करेंगे एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। लोकतंत्र की दूसरी विशेषता हमने पढ़ा था कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा है। वयस्क मताधिकार, पहले तो आपको पता कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार वह होता है जिसमें प्रत्येक नागरिक, चाहे वो कोई महिला है, पुरुष है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी समुदाय से रिलेटेड हो, सभी को जो है वोट डालने का अधिकार हो। जैसे कि इंडिया में एक आयु सीमा निर्धारित कर रखी है कि 18 वर्ष का वह व्यक्ति जो एक ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु सीमा पूरी कर चुका है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी लिंग से संबंधित हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। वो कहलाता है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। अभी इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया में मान लिया गया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी कम नहीं हैं। तो कहीं पर जो है वोट डालने का, सबको वोट डाल, कहीं पर जो है जैसे कि इसमें बात कर रखी है 2015 में सऊदी अरब में जो औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। तो यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की अवहेलना है। एस्टोनिया ने अपने यहाँ के नागरिकता के नियम कुछ इस तरीके से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। मुश्किल होगी तो वो जो है मतदान का अधिकार क्या पता हासिल कर ही नहीं पाए, या उसके लिए वो अगर किसी कार्य को करने में इतनी ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं तो उसको वो करें ही नहीं। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिकों के वोट से ज़्यादा है। ये यहाँ पर कहा गया है कि जो फिजी नागरिक वोट डालते हैं उनके मत का मूल्य ज़्यादा है किसके बजाय भारतीय मूल के जो नागरिक फिजी देश के अंदर रह रहे हैं उनके मुकाबले। मान लो फिजी देश के नागरिक का वोट का मूल्य 4 है, तो क्या पता भारत के, फॉर एग्जांपल है ये, फिजी देश के नागरिकों के जो वोट है उसका मूल्य 4 है, तो भारतीय मूल के नागरिक का मूल्य 2। तो ये बराबर जो है एक वोट एक मत और एक मोल का जो है ये अवहेलना करता है। तो लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। तो इसकी तीसरी विशेषता यहाँ पर सामने आती है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का मूल्य एक समान होना चाहिए। यहाँ पर ये दिखा रखा है कार्टून, आखिरकार एक व्यक्ति एक वोट, कि सबको, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, तो सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और सबके वोट का मूल्य एक होना चाहिए। ये नहीं कोई गरीब अमीर है तो उसके वोट का मूल्य ज़्यादा है, कोई गरीब है तो उसके वोट का मूल्य कम है। तो यहाँ पर ये देखिए इसमें दिखा रखा है, वो भी क्या दिन थे जब मैं भी एक व्यक्ति और मेरा ही एकमात्र वोट था और यही मुझे पसंद था। अब हम बात करते हैं चौथी विशेषता लोकतंत्र की, कानून का राज और अधिकारों का आदर करना। कि जो कानून बनाए गए हैं, कानून के अंदर जो है अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों का हमें क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक, यहाँ पर स्टोरी बता रखी है, कहानी दिखा रखी है इस बात को समझाने के लिए कि कानून का राज और अधिकारों का आदर होता क्या है। तो जिम्बाब्वे की एक कहानी दिखा रखी है, इसमें जिम्बाब्वे देश के बारे में बता रखा है। जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जिम्बाब्वे जो है वो आज़ाद कब हुआ, तो 1980 में। उसके बाद देश पर जब जिम्बाब्वे आज़ाद हुआ तो उसके बाद उस देश के ऊपर जानु पीएफ दल का राज था। तो एक राजनीतिक दल था जिसका नाम था जानु पीएफ, तो उसका राज है तब से लेकर अब तक, जिसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी। अपने देश को आज़ाद करवाने में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिस दल ने, इसके नेता, तो इस जानु पीएफ दल के नेता कौन है,
इसके नेता हैं रॉबर्ट मुगाबे। आज़ादी के बाद से ही शासन कर रहे थे और चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा ज़ानु-पीएफ दल ही जीतता था। तो क्या इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक लोकतंत्र है, तो हम एक ही पार्टी हर बार बार नहीं जीत सकते। तो यहाँ पर भी लोकतंत्र दिखाई नहीं देता। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, पर वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आज़ादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि कर दी थी और उसकी जवाबदेही को कम कर दिया था कि वो जिम्मेदार कि जो भी राष्ट्रपति काम करेगा तो उसके प्रति जवाबदेह कम होगा। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था। अगर कोई विपक्षी दल के नेता थे तो उनको बार बार परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में गड़बड़ कराई जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अगर कोई सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन करता है तो वो गैर कानूनी था और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता था तो उसको पनिश किया जाता था। एक ऐसा कानून भी था जो राष्ट्रपति की आलोचना के अधिकार को सीमित करता था कि कोई भी राष्ट्रपति की आलोचना नहीं करेगा। टेलीविज़न और रेडियो पर सरकारी नियंत्रण था कि सरकार जैसा चाहेगी, सरकार जो है वो ज़ानु-पीएफ दल के बारे में अच्छी बातें जनता को के सामने लेकर आए और उनकी बुराइयों को जनता से छिपाए और उन पर सिर्फ शासक दल के विचार ही प्रसारित होते थे। अखबार स्वतंत्र थे, पर सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को परेशान किया जाता। कहने को तो जो अखबार थे, न्यूज़पेपर थे, वो स्वतंत्र थे, लेकिन वो सरकार की आलोचना के बारे में, सरकार की बुराई नहीं छाप सकते थे अखबारों के अंदर। सरकार ने कुछ ऐसे अदालती फैसलों की परवाह नहीं की जो उसके खिलाफ जाते थे और उसने जजों पर भी दबाव डाला और 2017 में मुगाबे को राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। अब जिम्बाब्वे का जो उदाहरण है वो बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक ज़रूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी क्या होते हैं, अलोकतांत्रिक हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर रॉबर्ट मुगाबे को दिखाया गया है। लेकिन अगर हम लोकतंत्र को परखना चाहते हैं तो चुनाव पर नज़र डालना ज़रूरी है और पर उतना ही ज़रूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नज़र डाली जाए। चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समेत सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करे और उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने जिम्बाब्वे की कहानी पढ़ी तो उसमें कोई भी विपक्षी दल सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता था। कोई भी न्यूज़पेपर, मीडिया जो वो सरकार के खिलाफ कुछ बुरी बातें नहीं छाप सकती थी। उनकी बुराइयां, उनकी जो गलतियां हैं वो जनता को नहीं दिखा सकती थी और न ही जनता जो है अपनी राय जो है वो प्रकट कर सकती थी। तो ये सब बातें जो है वो, ये अधिकार जो है जनता के सामने होने चाहिए कि वे अपनी राय रख सकें, अपने सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकें, अपना कोई संगठन बना सकें, विरोध करने और अन्य राजनीतिक गतियों की स्वतंत्रता उन्हें होनी चाहिए। कानून की नज़र में सभी लोगों की समानता होनी चाहिए कि सभी लोग एक समान होने चाहिए। ये नहीं कि तो ये अमीर है, ये गरीब है, या ये इस धर्म का है, या फिर ये गोरा है या काला है। इस प्रकार की किसी प्रकार की जो है भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। इन अधिकारों की रक्षा किसको करनी चाहिए? स्वतंत्र न्यायपालिका को करनी चाहिए। जैसे कि वहाँ पर दिखा रहे थे, स्वतंत्र जो न्यायपालिका थी उसको भी उसने क्या कर रखा था, रॉबर्ट मुगाबे ने अपने अधीन जो है वो कर रखा था। तो इस तरीके से न्यायपालिका वो स्वतंत्र फैसले नहीं सुना सकती। तो इसलिए जनता के अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक स्वतंत्र इस प्रकार कुछ दूसरी शर्तें जो चुनाव के बाद सरकार चलाने के तौर तरीके पर लागू होती हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है और ख़ास तौर से उसे अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर पदाधिकारियों को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं।
ये सभी न सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं बल्कि अन्य स्वतंत्र अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है। अगर कोई नेता बनता है, कोई सरकार बनती है तो उसकी जवाबदेही ज़्यादा हो जाती है। तो चौथी विशेषता हम यहाँ पर पहुँचते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकार द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखाओं के भीतर रहकर ही काम करती है। अगर कोई ऐसी सरकार है तो वही सरकार क्या है, एक लोकतांत्रिक सरकार है। अब यहाँ पर जो परिभाषाएं दे कि उनका एक संक्षिप्त सारांश जो है यहाँ पर दे रखा है। आइए अब हम चर्चा को समेटें। हमने लोकतंत्र की इस सरल परिभाषा से शुरुआत की थी कि लोकतंत्र क्या है, सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। हमने पाया जब तक हम इसके प्रमुख शब्दों के बारे में स्पष्ट न हो जाएं तो यह परिभाषा पर्याप्त नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन की तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं के बारे में बातें की। पहली विशेषता ये कि लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं। दूसरी विशेषता ये है कि चुनाव के लिए जो निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि चाहे वे मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके अंदर जो है चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से करवाए जाते हैं और जनता के सामने विकल्प भी उपलब्ध होते हैं जिसे चाहे वो वोट दे करके जिता सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होने चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक देश की विशेषता है। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करते हैं। तो एक लोकतांत्रिक सरकार जो संविधान के द्वारा सरकार कानून बनाए गए हैं उन कानूनों के अंदर रहकर ही और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए कार्य करती है, वही कैसी सरकार कहलाएगी, एक लोकतांत्रिक सरकार कहलाएगी। हमने ये पढ़ लिया कि लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं हमने यहाँ पर जान ली। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र क्यों जरूरी है, इसके लिए हमें लोकतंत्र के पक्ष में और लोकतंत्र में जो कमियां हैं उनके बारे में, लोकतंत्र के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उनके बारे में जानना जरूरी है। तो पहले हम बात करते हैं लोकतंत्र के पक्ष में और लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। हम बात करेंगे लोकतंत्र के खिलाफ तर्क। इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आ गए हैं जिन्हें हम आमतौर पर सुनते हैं। ये कुछ तर्क हैं। लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे क्या होते हैं, अस्थिरता पैदा होती है। अस्थिरता का मतलब है कि मान लो कोई नेता बना, कोई राजनीतिक दल पार्टी जो सरकार के अंदर आती है और वो अपनी कोई योजना बनाती है, कोई कार्य करती है और जब वो पार्टी 5 साल कंप्लीट होने के बाद फिर से चुनाव होते हैं और वो पार्टी हार जाती है, तो जब दूसरी पार्टी चुनाव के अंदर आएगी तो वो उस जो पहले कार्य चल रहा था उस कार्य को कर भी सकती है, आगे बढ़ा भी सकती है और उसको वहीं के वहीं बंद भी कर सकती है। तो नेता जो है वो बदलते रहते हैं जिससे क्या आती है, लोकतंत्र के अंदर अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयाँ और सत्ता का खेल है। हमने देखा कि लोकतंत्र के अंदर जो राजनीतिक आपस में जो पक्ष विपक्ष राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर क्या है, एक दूसरे की बुराइयाँ करते रहते हैं। तो इन बुराइयों से हमें यहाँ पर हम ये सोचते हैं कि जो लोकतंत्र है वो कि एक सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं होती। तीसरी बात, यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें हर कार्य को करने के लिए, हर कानून को बनाने के लिए क्या करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। चर्चा करते रहते हैं किसी एक उस पर और वो उस नियम को कोई कानून बनने में इतनी भी देरी हो जाती है कि उस कानून का कोई महत्व ही नहीं रहता। चुने हुए नेताओं के हितों का पता ही नहीं होता और इसके चलते खराब फैसले होते हैं कि हम जिन नेताओं को हम चुनते हैं उन्हीं लोगों के हित के इनके लिए क्या सही है क्या नहीं है इनके बारे में पता नहीं चलता, जिसकी वजह से वो कई बार क्या खराब फैसले ले जाते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है। जब हम चुनाव लड़ते हैं तो उसमें ईवीएम मशीनें और वो
और उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और इसलिए इसमें भ्रष्टाचार भी होता है। जब भी इलेक्शन होते हैं, जब भी चुनाव होते हैं तो मीडिया के अंदर, न्यूज़ के अंदर ये बात आती है कि वहाँ पर इतने रुपए पैसे, इतने सारे पैसे पकड़े गए, यहाँ पर वहाँ पर इतनी सारी शराब पकड़ी गई है। तो इस प्रकार से जो है लोकतंत्र की जो चुनावी लड़ाई है उसके वो बहुत ही खर्चीली और उसके अंदर भ्रष्टाचार भी बहुत ही ज़्यादा होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए वो उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ और भी कुछ बातें हैं जो आपके मन में रह गई हैं? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है और कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू होता है? इनमें से किस तर्क में आप सहमत हैं? निश्चित रूप से लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र जो है कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सारी की सारी समस्याओं को ख़त्म कर दे, लेकिन लोकतंत्र ने हमारे देश या दुनिया के अन्य हिस्सों में गरीबी नहीं मिटाई और सरकार के स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र सिर्फ बुनियादी चीज़ को देखता है, लोग अपने बारे में खुद फैसले करें। इससे इस बात की गारंटी नहीं हो जाती कि उनके सभी फैसले अच्छे ही होंगे। लोग गलतियाँ भी कर सकते हैं और फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने में फैसलों में देरी भी होती है। यह भी सही कि लोकतंत्र में जल्दी नेतृत्व परिवर्तन होता है और कई बार बड़े फैसलों सरकार की कार्यकुशलता पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो इन तर्कों से लगता है कि हम लोकतंत्र का जो रूप देख रहे हैं वो सरकार का एक आदर्श रूप नहीं हो सकता। पर वास्तविक जीवन में हमारे सामने यह सवाल नहीं आता, वहाँ सवाल क्या होता है कि हमारे पास सरकार के जो स्वरूप विकल्प उपलब्ध हैं उनमें लोकतंत्र किसी भी दूसरे विकल्प से ज़्यादा अच्छा है। धन्यवाद।